children, this is my third video on the chapter The Story of Village Palampur. In my first video, I have told you what we are going to study in the subject economics and secondly the features of village Palampur. Palampur is a hypothetical village, an imaginary village which has all-weather roads well connected to nearby towns. It has electricity connections. It has primary health center and dispensary. It has two primary schools and one high school. So it is a developed village. In my second video, I have told you what are the four organizations of production or four factors of production: land, labor, physical capital and human capital. This we have done in detail. Today we will take first factor of production, that is land, with perspective of Palampur. पालमपुर में जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ लैंड है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, कितना है, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. द फर्स्ट फैक्टर विच इज लैंड. लैंड के साथ सबसे बड़ी एक हमारे साथ कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट एक प्रेशर है कि ये फिक्स्ड है. इट इज फिक्स्ड. इट इज अ फिक्स्ड एसेट. हम अपनी नीड्स के अनुसार इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं. द पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइंग बट लैंड इज फिक्स्ड. एंड फॉर ऑल एक्टिविटीज वी नीड लैंड. आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. दे आर फार्मर्स और दे आर फार्म लेबर्स. हमने पढ़ा था कि 150 families are Dalits. They do not have any land. They are landless. So they work as farm laborers in large farmers field. 1960 से, since 1960 there has been no increase or expansion in the land in Palampur. जो हम पालमपुर के पर्सपेक्टिव से बेटा ये पढ़ेंगे द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपको देखना है कि यही सब कुछ वास्तव में पूरे इंडिया के साथ भी हो रहा है. हम एक गांव से इसलिए चल रहे हैं कि हम एक गांव के एग्जाम्पल से हम पढ़ सकें कि वहां जैसी कंडीशंस हो रही हैं वही बाकी इंडिया में भी हो रही हैं. जैसे फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, सिमिलरली दिस इज ट्रू फॉर द other states and other villages of the country. Since 1960 there has been no expansion in land under farming. Land का maximum use हो चुका है. Some barren land, some waste land जिन पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी, which are not that fertile, they are also now cultivated. With irrigation, with proper fertilizer, they are also brought under cultivation. But now there is no land left. How to increase production from the same piece of land? This is a big question for the Indian government. Is there a way one can grow more from the same land, from the fixed land? करना ही पड़ेगा. पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है तो वी हैव टू इंक्रीज सम एक्टिविटीज विच कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड. लैंड तो अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम बढ़ा नहीं सकते. अब क्या किया जाए? पालमपुर में क्या हो रहा है? इन पालमपुर द फार्मर्स आर ग्रोइंग 3 crops इन अ ईयर. पहले वो समर्स में खरीफ क्रॉप लगाते हैं जिसमें ज्वार बाजरा लगा रहे हैं. ज्वार बाजरा वो इसलिए भी लगाते हैं कि ये वो एज अ फूड क्रॉप भी काम करती है और फॉडर क्रॉप भी, जानवरों को चारा देने के लिए भी काम आ जाती है ये. तो फर्स्ट क्रॉप इज खरीफ क्रॉप विच दे ग्रो इन समर्स. देन दे ग्रो विंटर क्रॉप इन राबी सीजन. राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जिन्हें कम बारिश चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, चलो विंटर्स में लगा दो. In between these two main cropping seasons, they also grow some potatoes, muskmelon, watermelon, cucumber in a short period of 2 months. वो भी कर रहे हैं. खेत का एक हिस्से पे शुगर केन लगी हुई है. शुगर केन इज अ एनुअल क्रॉप. उसे एक साल में एक बार ही हार्वेस्ट किया जाता है. तो आप सोच सकते हैं कि पालमपुर में लैंड कितनी इंटेंसिवली कल्टीवेट हो रही है.
बेचारी लैंड को एक महीना नहीं मिल पाता कि वो विदाउट वेजिटेशन हो, विदाउट कल्टीवेशन हो। तो इसका क्या मतलब है कि वी आर यूजिंग, ओवर यूजिंग अवर लैंड रिसोर्स। लैंड अच्छे से इंटेंसिवली यूज कर रहा है पालमपुर। तो यही हमें देखना है कि दिस इज वन मेथड दे are able to increase production from the same field. So what they are doing? They are doing multiple cropping. What is multiple cropping? Growing 2 to 3 crops on the same land in a particular year. एक साल में एक ही लैंड से 2 या 3 क्रॉप्स लगाना, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। सो जैसे पालमपुर ने किया, खरीफ, राबी, इन बिटवीन, सम पार्ट ऑफ द लैंड फॉर शुगर केन, ये सब, दिस इज व्हाट कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रोइंग 2 to 3 crops in a year from the same land is called multiple cropping. So this is one of the method we can increase production from the same land or from the fixed land. Second method to increase production is modern farming methods. जैसे नाम बता रहा है modern, modern means new. Farming methods, अब वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से खेती नहीं करने की जरूरत है। जरूरत क्या, अभी हमें जरूरत है कुछ ऐसे मॉडर्न इनपुट्स की जो कि प्रोडक्शन बढ़ा सके, दैट्स इट। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें क्या करना है? नंबर 1, वी हैव टू यूज 5 मॉडर्न इनपुट्स। ये 5 मॉडर्न इनपुट्स क्या है? नंबर 1, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ये ट्रेडिशनल सीड्स से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल सीड्स की प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड था। ये जो HYV सीड्स हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। इनके बीज को ही, इनके जो बीज में ही जीन्स को चेंज कर दिया जाता है। एक वीट का प्लांट है जिसमें ट्रेडिशनल सीड्स की हेल्प से 5-6 बालियां लगती थी, लेकिन आज केवल हमने उसमें HYV सीड्स डालकर वो प्लांट कैसे हो गया? पहले एक प्लांट इस तरीके का था, एक इतनी बालियां लगती थी केवल। आज जब हम उसे HYV सीड से लगाते हैं तो ये जो हमारी स्टेम है, जो ये भर गया है पूरा वीट से। देयर इज a great increase in the production with the use of HYV seeds. High yielding varieties of seeds, different crops के लिए आज हम ये यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो जमाने गए जब हम मेन्योर पे डिपेंडेंट थे, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी टू अ क्वाइट ग्रेट एक्सटेंट। पेस्ट अटैक से बचने के लिए पहले क्या होता था, चिड़ियों का कोई पूरा ग्रुप आ गया, उसने पूरी क्रॉप्स को खा गया, हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे की जाती है जिससे कि पेस्ट का जो अटैक है इससे क्रॉप्स को सेव कर लिया जाए। इरिगेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इज इरिगेशन। In Palampur also you have seen that they had electric connections and they were using tube wells for irrigating their fields. Tube wells have replaced the old method of Persian wheel. पहले क्या कैनाल्स होती थी इरिगेशंस के लिए, नदियों से कैनाल्स निकाल ली, कैनाल्स में कभी पानी आया कभी नहीं आया, और अधिकतर हमारे किसान मॉनसून्स पर डिपेंडेंट थे। तो पालमपुर में क्या हुआ कि उन्होंने एश्योर्ड इरिगेशन कहाँ से लाए? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर नाउ एबल टू यूज अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स। और जब HYV सीड्स यूज करते हैं, जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो हमें वाटर इरिगेशन की ज्यादा जरूरत होती है। पुराने सीड, पुराना मेन्योर के तरीके से करेंगे तो इरिगेशन कम चाहिए, लेकिन फॉर दीज HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर वी नीड मोर वाटर। इरिगेशन आया, उसके बाद मशीन्स एंड टूल्स। वो पहले हल से खेत प्लो किया करते थे,
पहले वो हाथ से फसल काटा करते थे, हाथ से थ्रेशिंग की जाती थी, गॉन, सब मैकेनाइज्ड. Sowing of seeds to threshing of crops done by these big machines and tools. Threshers, harvesters, combines, levelers, plowers, everything is present, and with the help of all these 5 modern inputs, there was a great increase, particularly in the production of food grains. I'm talking about food grains, okay? Rice, wheat, jowar, bajra, etc. These 5 inputs which have resulted in many times increase in production was given a name, Green Revolution. What is the meaning of the word revolution? Revolution means a great significant change. बच्चों में से एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक बच्चा था जो हमेशा 40-50% लाकर, एवरेज मार्क्स लाकर खुश रहता था, पास हो गया बहुत है. लेकिन अचानक से उसे ज्ञान प्राप्ति हुई. जैसे गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, तो वो बुद्ध कहलाए गए थे. इसी तरह एक बच्चा है, उसे अचानक से किसी से इंस्पायर होके, मोटिवेट होकर उसने कहा कि अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. नाउ आई विल स्टडी टू माई फुल पोटेंशियल. और उसने पढ़ना शुरू किया, और लास्ट एग्जाम आते आते दैट 40-50% चाइल्ड बिकेम 90+ चाइल्ड. सबकी आंखें खुली की खुली रह गई. टीचर्स वर सरप्राइज्ड, पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड. ये हुआ कैसे? उस बच्चे ने अपनी पोटेंशियल से काम करना शुरू किया, हो गया. तो दिस बिग improvement in child's percentage was recognized and was seen by everyone. उसके बच्चे के जो साथी थे, जो टीचर्स थे, जो रिलेटिव्स थे, अरे भैया ये कैसे हो गया? So this type of significant improvement in any child's percentage is called revolutionary change. Revolutionary change. The same in the land also. When we use these 5 modern inputs, there was significant increase in the production of food grains, and the increase was very great that it was named as Green Revolution. So with the help of Green Revolution and modern inputs, the production increased many times. पालमपुर तो हमने एक वेल डेवलप्ड विलेज क्रिएट किया था. इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी दिया, ऑल वेदर रोड्स भी दिए थे, और हेल्थ, एजुकेशन सब दिया था. बट डू यू थिंक दैट इंडिया अ कंट्री ऑफ विलेजेस, अदर विलेजेस विच आर इन प्लेट्यू रीजन, इन माउंटेनियस हिली एरियाज, इन जगह के गांव भी, या नॉर्थ ईस्ट का या नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के गांव में भी इस तरह की फैसिलिटी होगी? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स हैं? नो, वी डू नॉट हैव सच गुड फैसिलिटीज लाइक वी हैव क्रिएटेड इन द विलेज पालमपुर इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हाँ, इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दीज डेवलप्ड states, agriculturally rich states, they have these facilities, but this all modern inputs plus electricity plus good irrigation, आज भी हमारे farmers, most of the farmers, they still depend on monsoons for irrigating their fields. They do not have any other source of irrigation, and then how they will be able to increase production? जब साल में एक ही बार बारिश होती है, 3 to 4 months में कन्फाइंड है इंडिया की बारिश, तो उसी 3-4 months में एक ही क्रॉप तो एक साल में लगाएंगे वो. सो हाउ वी विल बी एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन? We have to create irrigation facilities. This is very important input to be given to our farmers. Then only the green revolution will be a success. Okay, so we have read about 2 methods by which we can increase production on the same land in a particular year. These are multiple farming and
modern farming inputs. So beta, we have seen that how the use of modern inputs have resulted in increase in production many times. But the question arises, will the land sustain? Sustain means, will the land continue giving us the same amount of production as it is giving us today? आज हमने प्रोडक्शन को कई टाइम्स बढ़ा दिया है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, with the help of multiple cropping, with the help of excessive use of modern inputs. But the question is, will the land continue giving us the same production which is giving us today? The answer is big no. How land will sustain with this much intensive use of land? हम लैंड को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. आपने पालमपुर में देखा कि गर्मियों की क्रॉप खरीफ, देन विंटर क्रॉप राबी, देन इन बिटवीन क्रॉप पोटैटोज, मस्कमेलन एट्सेट्रा. दे आर नॉट लीविंग द लैंड आइडल फॉर अ फ्यू डेज इवन. लैंड को सांस लेने के लिए जगह नहीं है. पूरे साल भर उसको एक के पीछे एक इंटेंसिवली हम उसको कल्टीवेट करते जा रहे हैं. अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं, आपके पास 24 आवर्स हैं, बस सोने के आपको मिनिमम मैं 6 घंटे दूंगी और 18 घंटे आपको पढ़ना है. इसके बाद ये एक सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये व्हाट विल बी योर कंडीशन? We are using your time intensively. Intensively means without giving you break. We are making you, forcing you to study very hard. आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि एक दिन आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे. नो, आई कैन नॉट स्टडी मोर. आई एम सैचुरेटेड. बहुत हो गया. बेचारी लैंड तो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो बोल नहीं पा रही है कि नाउ आई एम सैचुरेटेड. कितना मेरे से प्रोडक्टिविटी निकालोगे? मैं इसकी भी कोई लिमिट होती है. लैंड को क्या चाहिए? लैंड नीड्स कि मुझे 2-3 महीने कुछ मत लगाओ. लेट मी रेस्ट, लेट मी रिगेन माई फर्टिलिटी. मैं अपने आप अपने को फर्टाइल करूंगी एंड देन यू कैन ग्रो नेक्स्ट क्रॉप. तो तुम्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. लैंड हैज द capability of renewing itself, regaining its fertility. लेकिन कौन छोड़ रहा है बेचारी लैंड को? उस पे तो हम लगे हुए हैं इंटेंसिवली कल्टीवेशन करने में. तो अब हमको कुछ डीमेरिट्स देखने को आ रहे हैं ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे एक समय में इन लेट 1960s एंड 70s ग्रीन रेवोल्यूशन हैड कम. उस समय कहते थे वाओ, दिस इज मिरेकल. ये मिरेक्युलस इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स. सब बड़े खुश थे. लेकिन आज इतने सालों के बाद, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दीज मॉडर्न इनपुट्स, टुडे द लैंड इज डिग्रेडेड. लैंड इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी. मॉडर्न इनपुट्स यूज करना था, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. हमने तो उसे इतना यूज कर लिया कि आज वो लैंड बेचारी और प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है. सैचुरेशन हो गया है. हमको इरिगेशन के लिए पानी मिला, हमने ओवर इरिगेशन कर दिया. ओवर इरिगेशन से लैंड बिकम सलाइन, एल्कलाइन, मतलब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. हमको केमिकल फर्टिलाइजर मिले, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमने यूज कर लिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा. हमने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं देखी, हमने उसका एक्सेसिव यूज कर लिया. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द लैंड. हमने इसको ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया. लॉस, यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. Loss of soil fertility due to overuse of chemical fertilizers.
केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण अब फर्टिलाइजर ज़्यादा हो गया, सॉइल जो एक्चुअल जो सॉइल के कंपोनेंट्स थे वो कम हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज रिड्यूस्ड वाटर लेवल। निकालो ट्यूबवेल से पानी, बस स्विच ऑन किया और ट्यूबवेल से पानी, स्विच ऑन किया और ट्यूबवेल से पानी। अरे वो भी तो, उस पर भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया है। ट्यूबवेल्स बंद हो जाएंगे, ट्यूबवेल्स ड्राइड हो जाएंगे, वेल्स ड्राइड हो जाएंगे अगर हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जहां तक उनकी बोरिंग है उससे नीचे चला गया। तो अब क्या होगा? जब हमने दोनों चीजों को, एक लैंड को ओवर यूज कर लिया ड्यू विद यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और अंडरग्राउंड वाटर का भी एक्सेसिव यूज कर लिया, तो ये दोनों रिसोर्स, एक लैंड और एक अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनको दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन में लाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हम लैंड को दोबारा फर्टाइल नहीं कर सकते, हम लैंड अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ा सकते। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो हम इतना नुकसान कर चुके हैं, तो how land will produce the same amount of production? How land will sustain when already the land is degraded, when the water level has reduced? Chemical fertilizers escape from soil and pollute groundwater also. हमने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर डाला, बारिशें आई, बारिश के थ्रू वो केमिकल फर्टिलाइजर अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच गया और उसको भी केमिकल से पोल्यूट कर दिया। And it also kill bacteria and microorganisms present in the soil. सॉइल में जो प्रेजेंट हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जिनका एक रोल होता है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अर्थवॉर्म्स एंड ऑल, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स दे कैन नॉट सर्वाइव। उनका भी लॉस हो रहा है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे हो रहा है, लैंड हमारी बिल्कुल डिग्रेड हो रही है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? पंजाब में। पंजाब इज द व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया। इतनी अच्छी पंजाब स्टेट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है फूड ग्रेन्स का, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द लैंड ऑफ पंजाब इज डिग्रेडेड। तो ये हमारे लिए बेटा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मैं आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर छोड़कर जाती हूं। क्या आप कुछ रेमेडी बता सकते हो? कैन यू सजेस्ट सम पॉसिबल मेजर्स that how we can increase production without harming our land and without reducing our water level? So with this question for you to discuss, debate, I will conclude my lecture. Thank you so much. Have a wonderful day.